नमस्कार। आज हमारे साथ हैं तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष। सबसे बड़ी पहचान बिहार के नेता प्रतिपक्ष इसलिए बन गई है, ये नहीं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले एक साल में जिस तरह से राजनीति में निखार आई, जिस तरह से उनके द्वारा बोली गई हर बातों में एक हमलावर होते हुए, एक तेज धार आती हुई जो निखार आई है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जो आपकी एक नई पहचान बनी है, उस पिछले एक साल के संदर्भ में तेजस्वी को कितना निखार मिला, हम तेजस्वी से ही सुनना चाहेंगे। देखिए, समय जो है और परिस्थिति जो है सब कुछ सिखा देता है, और बड़े कम उम्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हमने निभाई है और निभा रहे हैं। और हमें ये एहसास नहीं था कि इतनी जल्दी जीवन में परिवर्तन आएगा। पहली बार चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद अपने चाचा ने बड़ा अच्छा काम किया कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया। कम से कम उनसे जवाब मांगने के लिए मैं सदन में खड़ा रहता हूँ। और कई मुकदमे भी हम झेल रहे हैं, जो कि मोदी जी के अलायंस पार्टनर जो हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये लगातार जो है ये मदद करते रहते हैं मोदी जी को। लेकिन हम लोगों में एक बात है कि लालू जी ने आज तक कभी भी, या हमारी पार्टी ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से और मनुवादियों से आज तक समझौता नहीं किया। लोग चाहते थे कि लालू जी को डराया जाए, झुकाया जाए, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। हर एक परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। और जाहिर सी बात है कि उनको जो देख करके एक जो प्रेरणा आती है, एक जो हिम्मत मिलता है, एक शक्ति मिलती है, तो हम लोगों पे भी मुकदमा किया गया, तो हम लोग भी डरे नहीं, उसका मुकाबला कर रहे हैं। और जो जनता के हित में है, जो देश के हित में है, जो बहुसंख्यक आबादी के हित में है, उस जो गरीब है, जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जो शोषित समाज है, उसको हम लोगों की कोशिश है कि मुख्य धारा में हम लोग लाएं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, जो भाईचारा भंग करने का काम करते हैं, नफ़रत की राजनीति करते हैं। और लेकिन हम लोगों का काम है कि प्यार का पैगाम हर जगह हम लोग पहुंचाने का काम करें। और ये देश सबों का देश है, सब लोग मिलजुल करके रहें, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। और हमने कई बार कहा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट होकर के रहते हैं। अलग अलग जातियाँ भी, अलग अलग धर्म भी हैं। तो ये जो हिंदुस्तान जो है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग एकजुट होकर के खुशहाली से एक दूसरे का सहयोग करने का काम करते हैं। ये तो हिंदुस्तान की सामाजिक संरचना तो की बात हुई। जो आपका चैनल बोलता है हिंदुस्तान, यही बोलना चाहता है हिंदुस्तान, और इसी बात को हम बोलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, जो अंबेडकर को नहीं मानते, जो मंडल को नहीं मानते, जो गांधी जी को नहीं मानते। तो आने वाला जो चुनाव है, अंबेडकर, मंडल और गांधी वर्सेस गोवलकर और गॉडसे होने जा रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। हम लोगों को लोग कहते हैं कि मोदी जी से डर के आप लोग एकजुट हो जाते हो मोदी जी को हराने के लिए। अरे तो मोदी जी क्यों 40 पार्टियों के साथ अलायंस किए हुए हैं? उनको किस का डर था? और अगर बिहार की अगर एग्जाम्पल दे दें तो बीजेपी अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ती है? यानी वो डर से नीतीश जी को साथ लिए हुए हैं, यानी आरजेडी से डरे हुए हैं। तो ये तर्कहीन बात है। और मोदी जी के खिलाफ हम बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है और हर एक हिंदुस्तान का नागरिक का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं देश के। जो आपने वादा जो पूरा किया वो तो निभाना चाहिए था। अगर नहीं निभाओगे तो जनता तो पूछेगी। और हम लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता की बातों को रखना। अगर हम यही सवाल अगर हम लोग बीजेपी के लोगों से पूछते हैं, मोदी जी से पूछते हैं, तो कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि भाई आप मोदी जी के दुश्मन हो, आप नहीं चाहते मोदी जी को। हम कहते हैं भाई मोदी जी से हमको क्या लेना देना, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई में जिसमें जो देश का हित है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मोदी जी को हटाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे, बल्कि देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा जा रहा है कि मोदी जी को हराना है, बल्कि बड़ा उसका एक एजेंडा ये है। एक बात संविधान बताइए, मोदी जी हैं या कोई और था, क्या वो परमानेंट बैठा? तो क्या मोदी जी परमानेंट रहेंगे? नहीं ना। तो
कोई ना कोई तो मोदी जी को कभी ना कभी तो जाना ही है। इसी से जुड़ी एक तो बात है। हटाने और बटाने की बात कहाँ है? हम तो कह रहे हैं देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, आरक्षण को बचाइए। जो आपने वादा किया है वो पूरा कीजिए। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं, और गलत क्या है? लेकिन अगर यही बात अगर हम लोग कहें तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लगा दिया जाता है, डराया जाता है। तो इन लोगों के गीदड़ बक्की से हम लोग डरते तो है नहीं। लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा, जो हमारे अंदर लालू जी का खून है, हम लोग कैसे डर जाएंगे? और लालू जी को मानने वाले, लालू जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग या लालू जी को चाहने वाले लोग हमेशा से आपने देखा होगा चट्टानी एकता के साथ सभी बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी सामना किया है। और ठीक है, हमारे सामने जो चुनौती है उसको एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि लालू जी की लीजेसी आगे चलती रहेगी, उनके लोग, उनके चाहने वाले लोग उस राजनीति को बढ़ाते रहेंगे। 90 का दौर था, राम मंदिर के नाम पर कट्टर हिंदुत्व का एक तरह का हिलोर था, और उस पर लगाम लगाने में एक हद तक लालू यादव सफल हुए बिहार में। उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, ससम्मान ही, लेकिन वहाँ से हटा दिया। अब उसी तरह की चुनौती इस बार कट्टर हिंदुत्व विकास का चोला ओढ़कर आया है, और चुनौती है अखिलेश और तेजस्वी जैसे युवा नेताओं पर। तो क्या इस बार आप लोग सफल होंगे, और ऐसा क्या करेंगे, कैसे रोक लगाएंगे इस पर? आपने जिक्र किया जब बाबरी मस्जिद, जब सोमनाथ से यात्रा चली थी और आडवाणी जी को समस्तीपुर में, बिहार में, जब लालू जी ने साफ कह दिया था कि इंसानियत पे कभी भी वो खतरा नहीं आने देंगे। जो हमारे राज्य में जो जहर बोने का काम करेगा, भाईचारा भंग करने का काम करेगा, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सत्ता आए या जाए। आपको पता होगा कि उस समय सब लोगों का समर्थन था। तो अपना लालच को छोड़ करके जो सही जनता के हित में था, देश के हित में था, जो राज्य के हित में था, वो उन्होंने काम किया। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, लेकिन सम्मान देते हुए गिरफ्तार किया। तो आज जो बिहार में स्थिति आपने देखी होगी रामनवमी के समय, हमारे चाचा की तो हिम्मत ही नहीं है कि अश्विनी चौबे की भी बेटा को गिरफ्तार कर सकें, सरेंडर करना पड़ा। तो वो कौन सा दौर था जब इतना देश में आग लगा हुआ था? उस समय जो सबसे बड़े नेता आडवाणी जी को लालू जी नए नए मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार किए, और हमारे चाचा 13-14 साल से मुख्यमंत्री बने रहे, और अश्विनी चौबे जी को तो कोई जानता भी नहीं देश भर में। उनके बेटे तक को छूने की हिम्मत नहीं हुई, और उनका बेटा चुनौती देता रह गया। और बीजेपी के लोगों ने ऑनलाइन 2 लाख तलवारें बांटने का काम किया, और इनकी सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। इसलिए तो हम कहते हैं नीतीश जी भले ही चेहरा मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता जो बिहार में चल रही है वो नागपुर से चल रही है, केंद्र से चल रही है, बीजेपी के लोग चला रहे हैं, आरएसएस के लोग चला रहे हैं। और आप बताइए, नौजवानों के हाथ में तलवार देना चाहिए या कलम देना चाहिए या रोज़गार देना चाहिए? तो तलवार वो बांटने का काम कर रहे हैं, नफ़रत वो फैलाने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि तलवार मत दो, आप रोज़गार दे दो, आप कलम दे दो, और प्यार की बातें करो, भाईचारे की बातें करो। तो ये जो माहौल जो देश में बना है, आपने सवाल पूछा कि विकास का चोला पहन करके ये सारे लोग आए हुए हैं। हम लोगों को लगा कि नहीं, मोदी जी जो हैं आ करके कुछ अलग करेंगे। जो गोधरा में जो कांड हुआ था, हो सकता है कि पछतावा हुआ है और अपने में सुधार उन्होंने लाने का काम किया। तो एक लोगों को, देश की जनता को उम्मीद जगी थी। लेकिन 4 साल में जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। सिर्फ पूंजीपति जो है माला माल होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो हैं अमीर अमीर होता जा रहा है, भ्रष्टाचारी जो है घोटाला करके आराम से उनको बाइज्जत देश से बाहर आराम से भेज दिया जाता है, और लाने की बात भी नहीं की जाती। यही मोदी जी तो हैं जो कहते थे कि हम दाऊद को घसीट के लाएंगे। तो कब आएंगे दाऊद? इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग ये सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में 4 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें 3 पर आरजेडी के उम्मीदवार रहे और तीनों पर विजय मिली है। खासकर जहानाबाद का जो समीकरण है वो कुछ अलग दिखाता है कि सिर्फ एक वर्ग का वोट नहीं है। तो आरजेडी कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में अकेले सक्षम है जिताने की, अपने आप जीत लेने की? कांग्रेस को एक मौका दिया गया और कांग्रेस उस पर जीतने में असफल रही। तो साथ तो हमेशा से जब गठबंधन हुआ है आरजेडी ने अपनी तरफ से तो कभी नहीं तोड़ा है। बावजूद उसके क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आरजेडी अकेले इतनी मजबूत हो गई है कि हरा देगी? देखिए, हमारी जीत हुई है, ठीक है, प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हम अभी भी 3 जगह लड़े, तीनों जगह जीते,
और ये तब जीते जब नीतीश जी बीजेपी में जाकर के मिले, और वहाँ से जीते जो आरजेडी की नॉन ट्रेडिशनल सीटें थी। तो हमारे लिए देखिए जीत तो हुई है, लेकिन कोई भी चुनौती जो होती है हम उसको बड़े चैलेंजिंग रूप में लेते हैं, और कौन कैसे गठबंधन में कौन जीता हारा, कौन गया नहीं गया, ये अभी आज के दिन में महत्वपूर्ण नहीं है। आज के महत्वपूर्ण ये है कि अपने अपने ईगो, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके देश हित में और संविधान की रक्षा के लिए सब लोगों को लड़ना होगा और एकजुट होना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने चुनाव का जिक्र किया, तो आगे भी चुनाव आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट चुनाव हैं, सेंट्रल का चुनाव है, उसके बाद आपका 2020 का चुनाव है। तो हम लोग जो हैं अपने जीत से भी हम अभी उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जितने की होने चाहिए। लेकिन उस चुनाव के लोकसभा के लिए जिस महागठबंधन की बात की जा रही है, उसकी नींव डालने वालों में से लालू यादव रहे हैं। 2014-15 की जो पहल रही वो तो रही ही। 2016 में उन्होंने कहा था कि मोदी को हराना या बीजेपी को हराना अभी बड़ी बात लग रही होगी। जिस दिन सपा बसपा साथ आ जाएंगे, उस दिन पूरे समीकरण बदले हुए लगेंगे। 1.5 साल बाद वही हालात बनते हुए दिख गए। सवाल ये है कि महागठबंधन यूपी, बिहार और झारखंड के ही समीकरण से किस तरह से आगे बढ़ जा रहा है? देखिए, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट कि एक महागठबंधन करके एक लोगों को एग्जाम्पल देने का काम किया, और लालू जी ये बात उसी वक्त समझ गए थे जब बीजेपी सत्ता में आए थे, और जिस तरीके से हर जगह लिंचिंग और हर तरह के वारदात हो रहे थे, जिस हिसाब से आरक्षण ख़त्म करने की बात चल रही थी, संविधान की बदलने की बात चल रही थी, तभी लालू जी समझ गए थे। और अपने स्वार्थ को छोड़ करके, और ये जानते हुए भी कि जिस व्यक्ति ने केस मुकदमा कराया, बीजेपी के साथ मिलकर के जेल भिजवाने का काम किया, उससे भी मिलने का काम किए, उनको भी आशीर्वाद देने का काम किया, और यही नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किए, बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी। तो इतना सैक्रिफाइस अगर इंडियन पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो आज तक किसी ने भी नहीं किया। अगर हमारे दल की जगह अगर और कोई होता तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आती, शायद देश भर में जो आज महागठबंधन पे चर्चा हो रही है वो होती ना। और बिहार में जिस प्रकार से लालू जी ने करके दिखाया, और लालू जी का हमेशा प्रयास था, और ये जानते थे अगर जिस दिन यूपी असेंबली इलेक्शन के पहले, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के पहले, झारखंड असेंबली के पहले बिहार का था महागठबंधन हम लोग ने पेश किया था, लालू जी का हमेशा ये कहना था कि महाराष्ट्र में भी गोल बंद होकर के लड़ी है ऑपोजिशन की पार्टी, वहाँ भी महागठबंधन बनाई है, एनसीपी हो या कांग्रेस हो। झारखंड में भी शिबू सोरेन जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या और दल। यूपी में भी लालू जी का सबसे ज़्यादा फोकस था बहन मायावती जी और अखिलेश जी को कम से कम एक कर दिया जाए। अगर उस समय अगर ये लोग एक हो गए होते तो शायद जो परिस्थिति जो आज यूपी की है वो आज ऐसा नहीं होता। अब लेकिन एक तो हो रहे हैं, अब एक हो रहे तो खुशी है कि कम से कम लालू जी का मेहनत जो है वो रंग ला रहा है। देर ही सही, लेकिन जो लालू जी ने जो बात की वो लोग मानने को अब तैयार हैं, इस पे बातचीत चल रही है। कितनी सीटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को, या कितनी सीटें रीस्टोर कर लेंगे, खासकर 3 राज्यों में? आप खुद यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम दोनों के राज्य को मिला लीजिए तो 120 सीट होता है, और अगर हम अपने पड़ोसी राज्य को मिला लें 14 सीटें वहाँ हैं झारखंड में, तो 134 सीटें होती हैं। 134 सीटों में से लगभग बीजेपी के पास अभी 116 सीटें मतलब सिटिंग हैं। आप समझ जाइएगा अगर यूपी में मायावती जी, अखिलेश जी और कांग्रेस या जो भी विपक्ष के लोग गोलबंद होते हैं आने वाले चुनाव में, तो हमको तो नहीं लगता बीजेपी को 1 से 2 से ज़्यादा सीटें मिल पाएंगी। और बिहार में जिस तरीके से हम लोग जो पटकनी देने का काम कर रहे हैं अपने चाचा बीजेपी के लोगों को, संघ के लोगों को, उस प्रकार से आप समझिए कि जो एनडीए के पास जो आज सीटें हैं 116, झारखंड और ये बिहार यूपी मिला करके मिनिमम आंकड़े जो हैं विपक्ष के पास नहीं। वो 116 इधर 116, लगभग 100 सीटों का नुकसान, लगभग 100 सीटों का, लगभग यानी तो मिनिमम कह रहे हैं 116। अगर इस तर्क पे अगर काम हो तो, अगर लोग अमल करें तो, लेकिन इसके लिए बड़ा त्याग देना पड़ता है, ये मामूली काम नहीं है। और जो बड़े नेता हैं इस चीज़ों को समझते हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो कैसे रणनीति अपना निभाने का काम करती है। अब मान लीजिए कांग्रेस तो देश भर में अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप यूपी बिहार की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस नहीं है, वहाँ तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, या मायावती जी अखिलेश जी हैं। तो अब कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस प्रकार से सब लोगों को गोलबंद करके लेकर के चलते हैं। और जो राहुल गांधी जी में जो लोगों का जो विश्वास जो पैदा हो रहा है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये निर्भर करेगा कि अपनी स्ट्रैटेजी कैसे हो। लेकिन अब तक जो हम लोगों को जो देखने को मिला है, सब लोग मिल रहे हैं, एक कम से कम डायलॉग शुरू हो गया है। और बाय इलेक्शन में ही सही सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, और एक्सपेरिमेंट जो है 100% सही रहा। तो हमको लगता है कि इस पे विचार गंभीरता से करनी चाहिए। अगर थोड़ा मोड़ा त्याग देना पड़े जिससे हमारा देश बच सके, अमन चैन का वातावरण कायम हो सके, आरक्षण बच सके, संविधान बच सके, तो ये मामूली सी बात है। आरक्षण बच सके या संविधान बच सके, इसलिए महागठबंधन जरूरी है। महागठबंधन से अलग भी एक सवाल ये है कि जिस तरह की राजनीति अभी उभरी है एक हिंदुत्व की, एक आरोप लग रहा है कि विपक्ष के भी तमाम राजनेता और नाम लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कई उदाहरण पेश किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के नेता को, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को, वो चीज़ दिखाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? सामाजिक न्याय की बात पर ही अड़े हुए हैं। ये कौन सा बल दे रहा है आपको कि सामाजिक न्याय की हुई आगे रख के इन्हीं बातों पर सवाल उठा रहे हैं? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण कौन किस धर्म का है? पोलराइजेशन का डर या आप बताइए, तेजस्वी यादव हिंदू ही ना है, अखिलेश यादव हिंदू ही ना है, राहुल गांधी हिंदू ही ना है। तो सॉफ्ट हो या हार्डकोर हो, उससे क्या लेना देना भाई? क्यों हो? हम लोग हिंदू लोग हैं, और हमारा धर्म तो ये नहीं सिखाता कि दूसरों के साथ आप लड़ाई झगड़ा करो। हम लोग तो भाईचारे वाले लोग हैं। कई ऐसे त्यौहार हैं हमारे, छठ पूजा बिहार में इतने मनाया जाता है जिसमें मुसलमान भाई कई सामग्री बनाने का काम करते हैं, उसमें सहयोग करना हुआ, और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी सहयोग करें। अब हिंदू मुस्लिम आप काट लीजिए, खून तो लाल ही ना है। कौन बता पाएगा? अगर आप नाम ना बता पाए तो कौन पहचान पाएगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और हमने शुरू में भी कहा ये देश की खूबसूरती है, इसको हम बचाने का काम कर रहे हैं। चाहे सब लोग हो, आप बताइए कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? जब इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? जब इंसान नहीं रहेगा तो गुरुद्वारा में मत्था कौन टेकेगा? जब इंसान नहीं रहेगा तो गिरजा घर में जाके प्रेयर कौन करेगा? तो नुकसान किसको होता है लड़ाई झगड़े से? और ये कभी सॉल्व हुआ है? आज तक कभी सॉल्व हुआ है? जो ये अचानक से ये चीज़ें जो हैं, आप हट जाओ, आप भाग जाओ, आप पाकिस्तान चल जाओ, तो ये कर दो, ये सब देखिए, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। और ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग यही दिन रात जहर घोलने का काम करते हैं। अगर 2 साल बाद सत्ता बदलती है तो बड़ी संभावना है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, या फिर जो भी रोल रहेगा कैसे लगाम लगाएंगे उस मानसिकता पर जो पिछले 3-4 सालों में बड़ा उत्तेजित कर दिया गया है उसको? ये आरोप नहीं है, ये बिहार के गृह सचिव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किया है कि बिहार में लगभग 2 लाख ऑनलाइन तलवारें आई। अब आप बताइए, बिहार में तो सुई का कारखाना है नहीं, बिहार में कहाँ से आ जाएगा 2 लाख तलवार इमीडिएटली? ये प्री प्लान पहले से था। और आप याद कीजिए, थोड़ा पीछे जाइएगा तो मोहन भागवत जी बिहार गए हुए थे ठीक रामनवमी से पहले। तो आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि वो डॉट मिल रहे हैं, वो लिंक मिल रहे हैं एकदम। अब जब गृह सचिव कह रहा है तो अब नीतीश जी जवाब तो दो। नीतीश जी से तो हम पूछते रह गए हैं कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप बताइए, हथियार आ रहे हैं, तलवार तो हथियार है, 2 लाख तलवारें आ रही हैं, आपके राज्य सरकार को पता नहीं चल रही कि भाई ऑनलाइन बुकिंग होगी? कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस? और आप कह रहे हो कि खतरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी के अगर आप रामनवमी के समय अगर आपने बयान देखा होगा तो उन्होंने कह रहा है खतरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करते हो भाई? इसलिए नहीं करते कि आपका फाइल जो है वो खुल जाएगा, सीबीआई ईडी पीछे लगा दी जाएगी, और आपका जो कुर्सी जो है, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, वो छिन जाएगा। इसी से जुड़ा तो डर और लालच के वजह से वो गए हैं वहाँ। और नीतीश जी की कोई मजाल है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चूं तक कर दें? इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जब फाइल खुलने का डर है या सीबीआई ईडी का डर है,
वो तो लगातार आरजेडी से जुड़े नेताओं पर हमेशा लगते ही रहे हैं। उसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला था IRCTC वाला घोटाला, जिसमें मुख्य लोग जो उसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे, सक्सेना जी थे, और उनका नाम ही नहीं डाला गया और कह दिया गया घोटाला है, उसमें सीएम तक इन्वॉल्व हैं। उसका क्या प्रकरण था? इस पे अगर हम बोलें तो अच्छे लोग नहीं बैठते हैं। इस विषय को लेकर के हमने नीतीश कुमार जी को चुनौती दी, जो हमारे पिता के जो स्टेफनी रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं हमारे सुशील मोदी जी, उनको हमने चैलेंज किया कि भैया आइए गांधी मैदान में बहस कर लें, और हम इतने एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये केस ही ख़त्म हो जाएगा। कोई केस ही नहीं बनता है। आप ये बताइए, जहाँ घोटाला होता है, मान लीजिए बिहार में घोटाला हुआ, तो बिहार सरकार स्वीकार करती है ना कि घोटाला हुआ, तब जाकर के जांच होता है। तो ये IRCTC किसका है? ये कॉरपोरेशन है, अलग बॉडी है। ये रेलवे में है। क्या रेलवे में न माना है आज तक कि रेलवे में उस दौरान, लालू जी के दौरान ऐसा कोई घोटाला हुआ है? जब जहां घोटाला ही नहीं हुआ, जिसको नुकसान क्या हुआ रेलवे को ये बता दो। तो ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और किसका नाम है, नहीं नाम है, इस पे तो हम नहीं जाएंगे। आप लोग होशियार लोग हैं, आप लोग अगर पता कीजिएगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि बेच दिया। लोग को बताइए कि 15 साल के लिए लीज पे था, ये जो भी था लीज पे था। इसमें कॉरपोरेशन के टेंडर प्रोसीजर में कोई लेना देना मंत्री का नहीं होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 99 में IRCTC का गठन हुआ, 2001 में मतलब कि फैसला हुआ था 99 में कि IRCTC बनाया जाए, 2001 में उस बन गया IRCTC। 2003 तक जितने भी प्रॉपर्टीज जो IRCTC को रेलवे द्वारा देने थे उन्होंने दे दिया। लालू जी बनते हैं 2004 में, तो उनका क्या भूमिका है कॉन्स्पिरेसी में? तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और हम तो चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसा कोई गलत काम हुआ होगा तो कहीं तो कुछ फाइलें होंगी ना, कुछ तो लालू जी के हस्ताक्षर होंगी ना, वो कहाँ गया? और दूसरी बात, एक और घोटाले की बात कर दे, जहाँ से मॉल मिट्टी आया ना, तो मिट्टी से आया। आप याद कीजिएगा कि मिट्टी जू की बात है, मिट्टी घोटाला। तेज प्रताप जी पर्यावरण मंत्रालय उनके पास था, जिसमें कि जू अथॉरिटी जो है वो भी उसके अधीन आता है। आज की डेट में वो किसके अंदर है? जो आरोप लगाते थे मिट्टी घोटाला के, वो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, करो ना कार्रवाई। अच्छा, तो अब अंतरात्मा जैसे कोई मामला नहीं? अंतरात्मा तो अपने सहूलियत से ना जगता है चाचा का, बात समझना चाहिए। उनको जिसमें फ़ायदा हो उसमें वो जगाएंगे। उनको थोड़ी ना उनको चिंता है बिहार का, या बिहार के विकास का, या बिहार के विशेष पैकेज का। अभी आपने बयान देखा होगा बिहार के विशेष पैकेज को लेकर के, वो मांग कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नीति आयोग से। एक बात जान जाइए, नीति आयोग कोई भी अगर रिकमेंडेशन देता है तो गवर्नमेंट की कंपलसरी नहीं है कि उसको माना जाए। अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार चाहे तो दे सकती है विशेष राज्य का दर्जा। तो ये नीति आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपके ही डबल इंजन की सरकार है, आप ही के अलायंस पार्टनर की सरकार दिल्ली में है, बिहार में, आप मांग किससे रहे हो? अरे सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से मांगिए ना, क्यों नहीं मांगते हो? कोई बाहर से डोनाल्ड ट्रंप आकर के नहीं ना देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, देंगे तो मोदी जी और केंद्र सरकार ही देगा। या भूत प्रेत से मांग रहे हैं कि दे दीजिए विकास का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा पहली बार मांग कब हुई आप ये भी जान लीजिए, जब बिहार और झारखंड का जब डिवीज़न हुआ, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और अटल बिहारी जी की एनडीए की सरकार थी, जिसमें कि केंद्र मंत्री नीतीश जी भी थे। उस समय ये राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी जी के सामने गांधी मैदान में ये मांग रखी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, क्योंकि झारखंड अलग हो गया और जितने कारखाने, इंडस्ट्री, कोल माइन, जितना था बिहार का जो रेवेन्यू जिससे आता था, वो सारा झारखंड में चला गया। तो उस समय नीतीश जी ने तो नहीं लेने देने का काम किया, कि इसलिए क्योंकि लालू जी का नाम हो जाता, राबड़ी देवी जी का नाम हो जाता कि इन्होंने दिला दिया। तो अरे आप पूछिए ना कि भैया विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए, दूर की बात है। आज की जो बिहार की जो स्थिति है, आप बताइए कि आपका कितना डिपार्टमेंट 100% बजट खर्च कर सके?
और जब तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री था उसके पास जो डिपार्टमेंट थे 100% क्यों होते थे खर्च, काम क्यों होता था? तो पैसे तो खर्च कर नहीं पाते। और कौन लोगों से मांग रहे? जो लोग जुमलेबाजी करते हैं। यही नीतीश जी मोदी जी को कहते थे ना कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मोदी जी क्या कहते थे नीतीश जी को? डीएनए की बात करते थे। अब डीएनए मैच हो गया। तो ये लोग तो खुद नीतीश जी ने मोदी जी के झूठ का प्रचार किया था, टेप चला चला करके 15 लाख रुपए का। तो किससे मांग कर रहे हैं आप? ये चीज़ देखिएगा कि अगर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है फिर भी उसे सुशासन का नाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक सामाजिक परिवर्तन के एक काल को जंगल राज कहा जाता है। ये परसेप्शन का खेल है और बहुत बड़ा जाति का एंगल भी है। प्रचार के सारे माध्यम जैसा कि मीडिया है तो उससे बचकर नहीं जा सकते हम। जाति के सवाल, क्राइम होता था, अब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ क्राइम होता था वो जंगल राज है। अब जहाँ ज़्यादा होता है वो कौन सा राज है? क्या वो सुशासन है? क्या वो कानून का राज है? 1 साल के भीतर अगर आप देख लें, हम लोग जब सरकार में थे, या आंकड़ा आप पूरा निकाल लीजिए, और आंकड़ा हमारा मत निकालिए, केंद्र सरकार का होम डिपार्टमेंट का निकालिए। जब हम लोग सरकार में थे तो बिहार क्राइम रेट के मुकाबले में पूरे देश भर में 22वें स्थान पर था। और आज जो बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, आज तो बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। यही नीतीश जी कहते थे कि आप चले जाइए, बच्चियां आज 12 बजे रात में भी आपको मिलेंगी आइसक्रीम खाते हुए। और जो गया में जो घटना हुई, पिता को बांध दिया गया, बेटी के साथ उनके सामने अब उनकी बीवी का बलात्कार किया गया। यानी माता पिता के साथ भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बेहद शर्मनाक वीडियो। और जो आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो लगभग दुगुना इजाफा हुआ है 1 साल के भीतर, जब से बीजेपी और डबल इंजन की सरकार चोर दरवाजे से आई है। हम बार बार बोलते हैं चोर दरवाजे से आए हुए लोग, क्योंकि लोग जनादेश का अपमान करके आए हैं। बीजेपी को मैंडेट नहीं था सत्ता में बैठने का, ये चोर दरवाजे से आए। एक सबसे ज़रूरी सवाल ये है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, खासकर हमारे देश के लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाति के सवाल पर बिना बात किए पूरी बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति की बात करना जातिवाद नहीं है, जाति की बात ना करना जातिवाद है। इस नैरेटिव को खासकर मंडल की राजनीति को आगे ले चलने वाले नेता आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, खासकर शहरी लोगों तक, कि जाति की बात करना जाति की राजनीति नहीं है। जाति तो है, हम यादव लिखते हैं, आप कुछ और लिखते होंगे। क्यों लिखते हो? जब नहीं है तो सरनेम क्यों लगाते हो? यानी है, लेकिन गरीब कौन है? जो जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबसे ज़्यादा अगर गरीबी देखी जाए तो अल्पसंख्यकों में भी है। लेकिन जो बैक बेंचर है, अगर हम उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो हम पे आरोप लगता है कि हम जातिवादी हैं। हम किसी का बिगाड़ना तो नहीं चाहता, हम चाहते कि भाई आपके साथ वो कंधे से कंधे मिला करके चले। जो आप पिछड़ा भाई जो पीछे छूट गया है, जो दलित भाई जो पीछे छूट गया, आपके साथ साथ चलेगा तो क्या कठिनाई है आपको? और अब तो जातिवाद शब्द को ख़त्म ही कर दिया गया, क्योंकि हमारे नीतीश चाचा और अमित शाह तो जातिवादी है नहीं, वो तो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। तो हम करें तो जातिवादी, वो करे तो सोशल इंजीनियरिंग। तो फ़र्क ये है। एक आखिरी सवाल बिहार से लेकर ये है कि लालू जी 7-8 साल तक सीएम रहते हैं, राबड़ी जी 7-8 साल तक सीएम रहती हैं, और इस दौर में 6 यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं। ये गति पूरे दौर में नहीं 9 रही। बने थे, 9 अब झारखंड में चले गए कुछ। अच्छा, कुछ झारखंड में चले गए। झारखंड में भी हम लोगों का योगदान है। इतने विश्वविद्यालय बनने के बाद आज भी कहीं उसका इस रूप में प्रचार नहीं हुआ है। क्या आरजेडी और आरजेडी के लोग फेल हुए हैं इस बात को? अरे आप छोड़िए ये सब प्रचार उचार। हम लोग की यही गलती है कि हम लोग जो है पब्लिसिटी में नहीं रहते, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और आप सोचिए ना कि भाई जो व्यक्ति जिसने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, हर बजट में किराया कम किया, जिसने रेलवे को फ़ायदा पहुंचाया, हार्वर्ड से एनसीआर तक लोगों ने मैनेजमेंट गुरु के नाम से कहलाया, उसी को आज झूठ मूठ का केस में रेलवे में ही फंसा दिया गया। पूरे परिवार को बल्कि फंसा देगी। हम तो 13-14 साल के थे। मेरा क्या है, अगर हम 13-14 साल की उम्र में लड़का करप्शन कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लग सकते हैं, वही लड़का अगर 28 साल का नौजवान हो जाता है, उप मुख्यमंत्री बनता है, 3-3 डिपार्टमेंट रहते हैं, तब तो अरबों खरबों का घोटाला करना चाहिए। एक फाइल निकलवा लीजिए। और 5-5 कारखाने लालू जी ने बिहार को दिए रेलवे के समय, जब रेल मंत्री थे। तो
जो कुल्हड़ बेचने का कॉन्सेप्ट कौन था? जो गरीब वगैरह जो कुल्हड़ बनाने का काम करते हैं, कम से कम उनको रोज़गार मिले। लेकिन अफसोस है, जिसने रेलवे को चमकाया आज उन्हीं के पीछे लोग हाथ धो करके पड़े हुए बदनाम कर रहे हैं। और आज रेलवे की स्थिति क्या है? बिहार में जो सामाजिक न्याय करके जो लालू जी ने दिखाया, अगर विकास का अगर मापदंड देखा जाएगा, अगर यूनाइटेड नेशन में भी माना जाता है तो 35 मार्क्स दिया जाएगा। तो उस समय की जो मांग थी उस हिसाब से उन्होंने काम किया, और जब उनको मौका मिला रेलवे में फिर से, तो उन्होंने क्या काम किया ये आपसे छुपा नहीं। आप ये समझ जाइए कि अगर मोदी जी होते तो क्या करते, कितना प्रचार करते हैं भाई, 90,000 करोड़ का मुनाफा, IIM, NCR, हार्वर्ड से लोग आ रहे हैं, कितनी पब्लिसिटी होती, कितना विज्ञापन में अरबों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता जनता का पैसा। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, ये गलती है। आपने नहीं किया, सिर्फ इतने पे बात नहीं खत्म हो जाएगी। मीडिया के जो एंगल है उस पर बिना चर्चा की ये बात इसलिए भी नहीं पूरी हो सकती। अगर इतना बड़ा मुनाफा कोई करा रहा है, फिर भी उसकी छवि चारा चोर कह कर ही उसी तरह बनाए रखने की जो साजिश है, वो क्या मीडिया का जातिवादी एंगल है और वो किस तरह से हावी है? ये मनुवादी लोग हैं, सामंती सोच के जो व्यक्ति हैं, जिनको लगा कि लालू जी के आने के बाद गरीब, पिछड़ों, दलितों में, अल्पसंख्यकों में एक हिम्मत मिला, एक हौसला मिला। जो खटिया पे नहीं बैठ सकता था वो खटिया पे बैठने लगा। जो ज़िंदगी भर गुलामी करता रहा आज वो जवाब दे रहा है। तो वैसे लोगों को अनपछ हुआ। लालू जी खटे तो जो भी शब्द देना हो, कॉन्स्पिरेसी करना हो तो करते ही रहते हैं ना। अगर सच्चाई के लिए लड़िएगा, सही चीज़ के लिए लड़िएगा तो रास्ता तो कठिनदार होता है। हम लड़ेंगे और आपको लगता है राजनीति में अगर हम आए, हमारा तो कोई, हमको नहीं लगता हमारा अपराध अगर है तो हम तो जानना चाहते हैं क्या अपराध है। लेकिन केस मुकदमा हम भी 25 झेल रहे हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजा जी, सारे लोग, बहन के ससुराल वाले, हमारे ऊपर खुद 25 मुकदमा, ED, CBI, इनकम टैक्स। तो हम लोग किस लिए झेल रहे हैं? क्योंकि लोगों को देखा नहीं जाता कि भाई ये लोग जो है गरीब की बात कर रहा। तो जो लोग, जिन लोगों ने शुरू से ही शोषण करने का काम किया वंचितों का, तब से इन लोगों को अनपछ हुआ। क्योंकि लालू जी के आने के बाद इन लोगों को हिम्मत मिला। जो कुएं का पानी नहीं पी सकते थे वो पानी पीने लगे, एक जगह एक घाट का पानी पीने लगे। तो लोगों को तो तकलीफ़ हुई है, लेकिन अभी कुछ भी शब्द दे कर के बोल लें तो लालू जी कहाँ डगमग तो हुए नहीं, कमज़ोर तो हुए नहीं, बल्कि और मजबूत होते गए। कितना भी साजिशों का अंबार लगाया गया, लालू जी तो और हिम्मत के साथ, एकदम दिलेरी के साथ आगे निकल कर के आए। लोग कहते थे लालू जी जेल चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या हुआ? लगातार इलेक्शन हम लोग जीत रहे हैं। यानी जनता कहीं ना कहीं आप पे भरोसा कर रही है, आपके साथ खड़ी है। तो जब जनता आपके साथ खड़ी है, जो कि जनता ही हमारी मालिक है, तो मालिक का जब आशीर्वाद है तो हमको डरना किस बात का? तो ये बात जो है लोगों को अनपछ होता है। अगर कुछ लोगों को गाली गलौज करके, हम लोगों को बदनाम करके अगर मानसिक संतुष्टि लेनी है तो लेने दीजिए, लेकिन हम अपना काम थोड़ी ना छोड़ देंगे। हमको जो जिम्मेदारी है तो वो तो हम निभाएंगे ही। सामाजिक और राजनीतिक विकास अगर लालू जी ने किया तो अब जिम्मेदारी तेजस्वी की ये है कि उनका आर्थिक विकास और उन्हें मुख्य धारा में। आप बताइए ना कि राजनीतिक में लालू जी से पहले जब एक हिम्मत देने का काम किए, कितनी भागीदारी बढ़ी गरीबों की, वंचित शोषित समाज के लोगों की। तो ये जिनका जगह गया और जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है, अगर वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने लगे तो ये अनपछ होने लगा लोगों को। तो देखिए, लालू जी ने जो करके दिखाया है शायद ही कोई करके दिखा सकता है। और जो इन्होंने काम समय समय पर किया है, उसलिए बिहार की जनता, देश की जनता, लालू जी के चाहने वाले लोग पूरे देश दुनिया में लोग हैं। आज भी हमको फ़ोन आता है, विदेशों से भी फ़ोन आता है, लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होती है। लोग कई प्रकार से भावुक भी होते हैं जिस तरह से हम लोगों के खिलाफ साजिशें चलती हैं। लेकिन इससे हम लोग घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमारे मालिक जो जनता है उसका आशीर्वाद हम लोगों के साथ। हमारी बातचीत के एक आखिरी सवाल ये है कि 2019 की आप तस्वीर कैसे देखते हैं? और अभी कुछ विपक्षी नेता आपकी तारीफ में लगे हैं
वो लगातार तारीफ कर रहे हैं। क्या ये सच में विपक्ष की स्वीकारता है या अपने अवसर की तलाश? खासकर शत्रुघ्न सिन्हा जी बार बार तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी में गजब की क्षमता है, गजब का नेतृत्व है। तो क्या सच में विपक्ष के एक नेता को स्वीकार लिया जा रहा है, या फिर अब आगे 2019 और 20 की राजनीति में तेजस्वी के बढ़ते कद को लेकर एक अवसर की तलाश है? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बिहार का नाम रोशन किया और बिहारी बाबू के नाम से जाने लगे, और हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। हमारे पिता के वो लंबे समय से वो मित्र रहे हैं, हमेशा दुख सुख में हमेशा वो भागीदार रहे हैं। अगर आप कुछ दिनों में अगर आप देखिएगा तो बड़ा उनका प्रयास था। ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जी खुल कर के बोल रहे हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं, लेकिन आडवाणी जी क्यों चुप है? मुरली मनोहर जोशी जी क्यों चुप हैं? यशवंत सिन्हा जी ने भी खुले मंच से कहने लगे हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि आप जेपी की भूमिका में आइए। तो ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा, इन जितने वरिष्ठ नेताओं ने जिन्होंने बीजेपी को सींचने का काम किया, हम भले ही आरजेडी में हमारी विचारधारा उनसे नहीं मेल खाती है, लेकिन कहीं ना कहीं से आडवाणी जी हों, शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, यशवंत सिन्हा जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, इन लोगों ने तो अपने खून पसीने से, चाहे जो भी इनकी विचारधारा हो, कम से कम पार्टी को तो मजबूत किया। अगर ये पार्टी की मजबूती की बात करते हैं और इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है बीजेपी में, हिटलर शाही अगर काबिज हो जाता है, तो अगर उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? और जहाँ तक मेरे काबिलियत की बात है, हम इस पे हम सुनना नहीं चाहते हैं कि क्या है नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है भी करना। और हमको तो कम से कम अगर जनता का आशीर्वाद हो तो 50 साल राजनीति करेंगे, तो अभी तो हमारी शुरुआत है। लेकिन कोई भी, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमेशा से सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बुरे से बुरी परिस्थितियों में वो हमारा साथ देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने पार्टी के खिलाफ रहते हैं। कोई लोग भी नहीं है, कोई जनता नहीं है, तो वो लोग जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी को तंग परेशान किया करते हैं। 2019 की तस्वीर क्या देखते हैं? इसी के साथ बात खत्म करते हैं। 2019 की तस्वीर क्या देखते हैं पूरे देश की? हम तो बोल दिए, तस्वीर है, लड़ाई चुनाव ये है, मंडल का लड़ाई है अम्बेडकर जी का, और आपके गांधी जी का वर्सेस आपके गोवलकर और गोडसे का लड़ाई है। लड़ाई अगर एकजुट होकर के लड़ेंगे तो कहीं बचे ही लड़ाई नहीं होगी, वो तो इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। तो बीजेपी के लोग इसीलिए ना घबराए हुए हैं। तो इसी बात को लेकर वो घबराए हुए हैं कि इन चीज़ों को इसलिए भी ध्यान रखना है कि महागठबंधन पर ही बातों का जोर इसलिए है क्योंकि वही राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है। बिहार में 2015 के चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन ने रोका, उसके बाद यूपी में महागठबंधन बनने के बस एक छोटे से इशारे के साथ ही बीजेपी का विजय रथ रुक गया। यानी महागठबंधन से बीजेपी सच में डरी हुई है। 2019 के उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन्हीं तमाम बातों पर आधारित हमारी ये बात आगे फिर से कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी। हम तेजस्वी जी से अपडेट होते रहेंगे। बिहार और देश की राजनीति में क्या बदलाव हो रहे हैं उसे हम आपको लगातार आपके पास पहुँचाते रहेंगे।